Hello and welcome to Career Plus. So my dear friends, मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ सीरीज़ जो हमने डिफरेंट JKSSB एग्ज़ाम्स के लिए लॉन्च की है, तो ये इसके अलावा जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे उनमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1। द स्टेपल फूड ऑफ द वैदिक आर्यंस वॉज, तो जो चीफ फूड था वैदिक आर्यंस का वो क्या था? ऑप्शन ए इज़ barley and rice, option B milk and its products, option C rice and pulses, option D vegetables and fruits। तो आपने इसमें सबसे पहली चीज़ जो याद रखनी है दैट वैदिक पीपल वर पेस्टोरल। तो ये पेस्टोरल लोग थे। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जो है इनका सबसे चीफ ऑक्यूपेशन है। दैट मीन्स कि ये लोग जो थे नोमैडिक थे, परमानेंटली सेटल्ड नहीं थे, तो माल मवेशियों को ही ज़्यादा पालते थे। इसलिए चीफ फूड जो इनका होगा दैट वुड बी मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स। इसी को सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया करते थे वैदिक आर्यंस। तो हमें देखने को मिलेगा कि अर्ली वैदिक एज में जो लाइफ थी दैट वाज नॉट परमानेंटली सेटल्ड, और लेटर वैदिक एज में लाइफ हमें सेटल्ड और सीडेंट्री देखने को मिलेगी। So let's move on to question number 2. तो question number 1 का B part is the right answer. Let's move on to question number 2. The Rigvedic Aryans were pastoral people is born out of the fact that, तो ऋग्वेदिक लोग जो थे वो कौन थे? पेस्टोरल थे ये आर्यन लोग। तो हमें किन किन चीज़ों से पता चलता है? तो ऑप्शन ए इज़ देयर आर मैनी रेफरेंसेस टू द काउ इन द ऋग्वेदा। तो बहुत सारे रेफरेंसेस हैं ऋग्वेद में गाय के, तो यहाँ से पता चलता है। ऑप्शन बी मोस्ट ऑफ द वॉर्स वर फॉट फॉर द सेक ऑफ काउज। तो ज़्यादातर लड़ाइयाँ जो लड़ी गई हैं वो गाय के लिए लड़ी गई हैं। ऑप्शन सी गिफ्ट्स मेड टू प्रीस्ट वर यूजुअली काउज। तो ज़्यादातर प्रीस्ट को जो गिफ्ट्स दिए गए हैं वो हमें काउज ही देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा, क्योंकि तीनों पार्ट्स जो ए बी सी हैं वो ठीक हैं। तो हमें देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट इज़ द राइट आंसर। इसका मतलब ये है कि ऋग्वेदिक आर्यन जो थे ये पेस्टोरल हैं। हमें पता चलता है बहुत सारे रेफरेंसेस से। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ऋग्वेद में गाय के बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, और ऋग्वेद में जो भी हमें लड़ाई के बारे में मेंशन मिलता है तो उससे हमें पता चलता है कि ज़्यादातर लड़ाइयाँ जो है वो काउज के लिए लड़ी गई है। और इसके अलावा जो गिफ्ट्स भी दिए गए हैं प्रीस्ट को, तो वो गिफ्ट्स भी हमें यूजुअली देखने को क्या मिलेंगे कि काउज ही होंगी। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। द आर्यंस सक्सीडेड इन देयर कॉन्फ्लिक्ट्स विद द प्री आर्यंस। आर्यंस की जब लड़ाई होती थी प्री आर्यंस के साथ में, तो आर्यंस की सक्सेस का कारण क्या था? दे यूज्ड एलिफेंट्स ऑन ए लार्ज स्केल। क्या एलिफेंट्स को ज़्यादा बड़े स्केल पर वो उन्होंने यूज़ किया? दे वर टॉलर एंड स्ट्रोंगर। दे वर फ्रॉम एन एडवांस्ड अर्बन कल्चर। इसके अलावा दे यूज्ड चैरियट्स ड्रिवन बाय हॉर्सेस। तो क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट इज़ द राइट आंसर। जो आर्यंस थे, ठीक है, उनकी जब भी कॉन्फ्लिक्ट हुई है प्री आर्यंस के साथ में, तो इस कॉन्फ्लिक्ट में हमें देखने को मिलेगा कि आर्यंस यूज्ड चैरियट्स ड्रिवन बाय हॉर्सेस। तो आर्यंस ने जो भी चैरियट्स का इस्तेमाल किया है, दीज चैरियट्स वर ड्रिवन बाय हॉर्सेस। तो इसी का उन्हें एज मिला है इन कॉन्फ्लिक्ट्स में जिनमें उन्होंने प्री आर्यंस यानी आर्यंस के पहले की सिविलाइजेशन यानी वैदिक सिविलाइजेशन से पहले की सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनके ऊपर जीत प्राप्त की है। क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट इज द राइट आंसर। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। Who among the following was the pioneer of yoga? तो योगा का जो सूत्र है वो दिया किसने है? तो वो दिया है क्या पतंजलि ने दिया है, भाणभट्ट ने दिया है, थर्ड ऑप्शन इज अत्रेय एंड द फोर्थ ऑप्शन इज वृद्धुकांता। तो हमें क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट देखने को मिलेगा राइट आंसर, यानी पतंजलि जो थे इन्हें ही योगा का पाइनर जो है वो माना जाता है। और पतंजलि ने दिया है योगा सूत्रा। ये चीज़ याद रखनी है दैट योगा सूत्रा वॉज कंपोज्ड बाय पतंजलि। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सो क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट इज द राइट आंसर। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग
वॉज नॉट ए फिजिशियन। तो नीचे दिए गए जो भी पर्सनैलिटीज़ हैं इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी है जो फिजिशियन नहीं थे? सुश्रुत जो थे वो काफ़ी फेमस आयुर्वेदिक फिजिशियन थे। ऑप्शन बी चरक जो हैं ये भी काफ़ी फेमस आयुर्वेदिक फिजिशियन थे। ऑप्शन डी जो है दानवंतरी, ये भी काफ़ी फेमस आयुर्वेदिक फिजिशियन थे। दैट मीन्स कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो चार्वक जो है वो क्या चीज़ है? एंशियंट इंडिया में एक स्कूल ऑफ फिलॉसफी था जिसके अकॉर्डिंग हमें देखने को मिलेगा कि कर्मा थ्योरी और मोक्ष जो हैं वो इररेलेवेंट है, इन चीज़ों को ये रिजेक्ट करता है, वाइल मटेरियलिज्म को ये हाईलाइट करता है। तो ये चार्वक क्या है? इट इज़ द एंशियंट इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी। ठीक है, विच मीन्स क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द ट्राई कलर फ्लैग वॉज अनफोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो पहली बार तिरंगे झंडे को किस सेशन में लहराया गया है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा जो डिफरेंट सेशंस कंडक्ट किए गए थे उनमें किस सेशन में ट्राई कलर फ्लैग को लहराया गया है? तो देखिए ए पार्ट जो है कैलकाटा सेशन 1920 का, या 1920 का एनुअल सेशन जो कि नागपुर में हुआ, लाहौर सेशन 1929 का, या फिर हरिपुरा सेशन जो हुआ है इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1938 में। सो क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट इज द राइट आंसर। जो लाहौर सेशन है 1929 का, यहीं पर ट्राई कलर फ्लैग जो है इंडिया का, ठीक है, उसको पहली बार लहराया गया है। और इस सेशन के प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंटशिप में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1929 के ही लाहौर सेशन जो कि रावी नदी के किनारे पर कंडक्ट किया गया था, यहाँ पर कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी पूर्ण स्वराज का जो रेजोल्यूशन है वो पास किया था। और यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये डिक्लेयर किया था कि आने वाले 4th संडे को इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करेगी, और वो 26 जनवरी 1930 को आता है। तो ये 26 जनवरी की डेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिक हो जाती है इंडिया के लिए। और आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है उस कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स यानी इम्प्लीमेंट किस डेट को किया जाता है? 26 जनवरी 1950 को। आपको देखने को मिलेगा कि ये सेशन जो है 1929 का जो लाहौर में कंडक्ट किया गया था, दिस वाज हिस्टोरिक, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रेगुलेशंस मेड इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन कंपल्सरी इन गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स एंड कॉलेजेस? तो कौन सा ऐसा कानून है जो इंग्लिश को एक कंपल्सरी लैंग्वेज जो है वो बना रहा है कि यही मीडियम होना चाहिए गवर्नमेंट एडेड यानी गवर्नमेंट के फंडेड स्कूल्स और कॉलेजेस में जहाँ पर गवर्नमेंट फंड कर रही है? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, एजुकेशनल डिस्पैच यानी वुड्स डिस्पैच भी जिसे कहा जाता है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी 1854 का, या मैकॉलेज मिनट 1835 का, या रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट इज द राइट आंसर। मैकॉले मिनट विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड मैकॉले इन 1835। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिलेगा कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये डिक्लेयर किया गया कि दैट विल बी द मीडियम ऑफ एजुकेशन, और ये उन गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस में कंपलसरी होगा विच वर एडेड और फंडेड बाय द ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश गवर्नमेंट यू कैन से। सो क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड ब्रिटिश कैपिटल वॉज मेनली इन्वेस्टेड इन? तो जिस समय ब्रिटिशर्स इंडिया के ऊपर रूल कर रहे थे तो उस समय जो ज़्यादातर अपना कैपिटल जो है, अपना पैसा जो है किस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे थे? क्या वो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना चाहते थे? दिस इज़ टोटली रॉन्ग। क्या इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना चाहते थे इंडिया में? अगेन दिस इज़ रॉन्ग। क्या सर्विसेज को इम्प्रूव करना चाहते थे? अगेन दिस इज़ रॉन्ग। तो एग्रीकल्चर में उन्होंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया क्योंकि उनको यहाँ से रॉ मटेरियल चाहिए था अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए, और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स वो लाना चाहते थे इंडिया में बेचने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट इज़ द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर
9 मोहम्मद अली जिन्ना इन हिज अर्ली पॉलिटिकल लाइफ। तो अपनी पहले पॉलिटिकल लाइफ जो स्टार्टिंग में, तो मोहम्मद अली जिन्ना किस किस्म के इंसान थे? क्या वो टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट करते थे? तो टू नेशन थ्योरी जो है जिन्ना के लेटर फेज में देखने को मिलेगी। दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज इररेलेवेंट। क्या वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को सपोर्ट करते थे? क्या वो पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में देखते थे? या वो कम्युनलिस्ट लीडर थे? तो इसमें हमें देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट इज द राइट आंसर, क्योंकि जिन्ना जो है वो अर्ली पॉलिटिकल लाइफ में हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रोमोट किया करते थे। और इसी वजह से हमें देखने को मिलेगा कि 1916 का लखनऊ पैक्ट, जहां पर बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के एफर्ट से ही इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग सेम पेज पर आती है। तो जिन्ना जो है अपनी इनिशियल लाइफ में हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्रोल्ड मैक्सिमम ट्रेड इन द वेस्टर्न कोस्टल रीजन अप टू 17th सेंचुरी? तो 17th सेंचुरी तक जो यूरोपियन पावर्स आई हुई थी उनमें से इंडिया का ये जो वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट जो इंडिया का है, इसको कौन सी पावर जो है, दिस इज वेस्टर्न कोस्ट, दिस इज ईस्टर्न कोस्ट, तो वेस्टर्न कोस्ट को कौन सी पावर जो है वो कंट्रोल करती थी? तो इसमें पोर्तुगीज़ हमें देखने को मिलेंगे, जो कि वेस्टर्न कोस्ट पे इनका कंट्रोल था 17th सेंचुरी तक। जबकि 1612 में एक लड़ाई होती है, दैट वाज बैटल ऑफ स्वाली। स्वाली की लड़ाई के अकॉर्डिंग एक इंग्लिश ऑफिसर हैं थॉमस बेस्ट, जिन्होंने पोर्तुगीज़ को सूरत में हरा दिया सवाली में। और यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा जो पोर्तुगीज़ का डोमिनेंस था वेस्टर्न कोस्टल रीजन में ट्रेड के ऊपर, वो ख़त्म होते हुए देखने को मिलेगा। और यहीं से आगे हमें ब्रिटेन की नेवल सुप्रीमेसी देखने को मिलेगी। सो क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। इन विच ऑफ द फॉर्म कंपोजिट इंडिया हैज़ बीन डिस्क्राइब इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो कंपोजिट इंडिया की बात कॉन्स्टिट्यूशन में किस फॉर्म में की गई है? तो देखिए आर्टिकल 1 जो है, पहले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो देखिए यूनियन स्टेट, सेमी फेडरल, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, स्टेट्स एंड टेरिटरीज की बात हो रही है, पार्टली यूनिटरी एंड पार्टली फेडरल की बात हो रही है। जस्ट आपको जानना है कि क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट इज द राइट आंसर। तो इसमें आपको देखना है कि आर्टिकल 1 जो है वो क्या कहता है। आर्टिकल 1 कहता है कि जो इंडिया है दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो जिसे आप भारत भी कहते हैं, तो ये एक यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, ठीक है। और ये टर्म जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा दी गई है। इसका मतलब ये है कि इंडियन यूनियन जो है, इंडिया का यूनियन जो है, दैट इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ अग्रीमेंट ऑफ द स्टेट्स। तो स्टेट्स ने मिलकर के एग्रीमेंट नहीं बनाया है तो उससे जाकर के कि इंडिया बनाओ। ये चीज़ आपको पहले ही याद रखनी कि इंडियन यूनियन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट्स ऑफ स्टेट्स। और सेकेंड थिंग यू विल हैव टू रिमेंबर दैट स्टेट्स डू नॉट हैव राइट टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन। स्टेट्स के पास में ऐसा कोई भी राइट नहीं है कि वो इस यूनियन को छोड़ करके जा सके। सो क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट इज द राइट आंसर। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो नीचे दिए गए जो भी ऑप्शन है इसमें से कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? यस। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी है? यस। फेडरल गवर्नमेंट है? यस। दैट मीन्स कि ऑप्शन सी फिर हमारे पास में बचता है। तो हमें देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 12 का सी पार्ट इज द राइट आंसर। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर नहीं है। और ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको USA में देखने को मिलेगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देखने को मिलेगा। सो क्वेश्चन नंबर 12 का सी पार्ट इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स एज यूनिटरी एंड फेडरल? तो गवर्नमेंट्स को किस तरीके से, किस बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है कि यूनिटरी है और फेडरल है? रिलेशनशिप बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स,
relationships between executive and judiciary, relationship between the legislature, executive and the judicial wings of government। तो इसमें आपको याद रखना है that B part is the right answer, relationship between the center and the states। ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी कि यहाँ से हमें पता चलता है कि जो मतलब गवर्नमेंट है इंडिया की दैट इज़ यूनिटरी एंड फेडरल है, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स आपको याद रखना है, दिस इज़ द राइट आंसर। तो इसी वजह से आपको देखने को क्या मिलेगा कि इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो हो रहा है सेंटर और स्टेट के बीच में, तो गवर्नमेंट जो है वो यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट है। यहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट जो है ये वो गवर्नमेंट होती है जहाँ पर सारी की सारी पावर्स जो हैं वो सेंटर के पास में होती हैं और कुछ पावर्स जो हैं वो स्टेट्स को दी जाती हैं। वहीं पर फेडरल गवर्नमेंट वो वाली गवर्नमेंट है जहाँ पर कंप्लीट डिवीजन ऑफ पावर होती है सेंटर और स्टेट्स के बीच में। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट इज़ द राइट आंसर। तो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें किस प्रकार का देखने को मिलेगा? क्या ये फेडरल है? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या फेडरल है? इसके अलावा क्या क्वासी फेडरल है? ठीक है, क्वासी फेडरल हो गया कि कुछ फेडरल फीचर्स देखने को मिलेंगे और कुछ नहीं भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यूनिटरी है या प्रेसिडेंशियल है। तो यहाँ पर आप देखिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज़ क्वासी फेडरल देखने को मिलेगा, ठीक है। दैट मीन्स कि फेडरल और यूनिटरी दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे हमें इसमें। तो देखिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कैरेक्टर आपको फेडरल स्ट्रक्चर के भी देखने को मिलेंगे और इसलिए इसे यूनिटरी के साथ साथ में होने के लिए इसको क्वासी फेडरल कहा जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर में आपको फिर से मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर में कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर होता है बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स, जहाँ पर सेंटर जो है वो स्टेट्स के जो एरियाज़ है जहाँ पर उनको पावर दी गई है जिन सब्जेक्ट्स में, वहाँ पर इंटरफेयर नहीं कर सकता। और ये बिल्कुल वाइस वर्सा इसके अपोजिट में भी देखने को मिलेगा। लेकिन इंडिया में आपको देखने को मिलेगा कि कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जहाँ पर सेंटर जो है इंटरफेयर कर सकता है उन एरियाज़ में भी, उन सब्जेक्ट्स पर भी जहाँ पर स्टेट्स को पावर दी गई है। फॉर एग्जांपल हम बात करें कि नेशनल इमरजेंसी की बात की जाए तो वहाँ पर हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी। सो क्वेश्चन नंबर 14 का बी पार्ट इज़ द राइट आंसर। हमें देखने को मिलेगा कि इंडिया जो है क्वासी फेडरल है। दैट मीन्स कि जो सारी की सारी पावर्स हैं वो सेंटर के पास में भी दी है, कुछ पावर्स आपको स्टेट्स के पास में भी देखने को मिलेगी। डिवीजन है ना ही आपको देखने को मिलेगा कि पूरा का पूरा यूनिटरी है कि सारी की सारी पावर सेंटर के पास में है, और ना ही ये देखने को मिलेगा कि फेडरल है, कंप्लीट डिवीजन भी नहीं है। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि दोनों फीचर्स हमें साथ साथ में देखने को मिलेंगे। यूनिटरी का मतलब सारी की सारी पावर सेंटर के पास में, अपनी मर्जी से सेंटर कुछ पावर स्टेट को देता है, और फेडरल का मतलब है कि एकदम कंप्लीट डिवीजन ऑफ पावर दोनों के बीच में, सेंटर और स्टेट्स के बीच में। तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो फेडरल का मतलब हो गया कि जहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर्स कंप्लीटली है तो वहाँ पर सेंटर जो है इंटरफेयर नहीं कर सकता स्टेट्स के मैटर में। तो यहाँ पर आपको इंडिया में देखने को मिलेगा कि नेशनल इमरजेंसी, मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया कि जहाँ पर सेंटर ओवर पावर कर सकता है, इंटरफेयर भी कर सकता है। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनअलाइनेबल एट्रीब्यूट ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है उसका इनअलाइनेबल एट्रीब्यूट कौन सा है? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फ्यूजन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर, जुडिशियल सुप्रीमेसी, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। तो इसमें आपको बी पार्ट देखने को मिलेगा राइट आंसर। दैट मीन्स द फ्यूजन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर देखने को मिलेगा, दिस इज द राइट आंसर। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वो वाला सिस्टम होता है जहाँ पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है उनके बीच में एक क्लोज रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, और एग्जीक्यूटिव इटसेल्फ इज द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। ये चीज़ देखने को मिलेगी आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में। सो क्वेश्चन नंबर 15 का बी पार्ट इज द राइट आंसर। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग
is caused by the combined effects of gravitational forces exerted by the sun and the moon on sea level। तो सी के ऊपर, अर्थ के ऊपर जो सीज हैं वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि क्या कंबाइंड इफेक्ट पड़ता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करते हैं सन एंड द मून तक। क्या करंट्स देखने को मिलती हैं, क्या रन ऑफ देखने को मिलता है, टाइड्स देखने को मिलती हैं या वेव्स देखने को मिलती हैं। तो 16 का सी पार्ट इज द राइट आंसर। टाइड्स देखने को मिलेंगी हमें। तो ये राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ टाइड्स जो हैं दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड द मून। सो क्वेश्चन नंबर 16 का सी पार्ट इज द राइट आंसर। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17। व्हेन डज टाइड्स राइज इन सी? कब टाइड्स जो हैं वो राइज करती हैं सी में? क्या लूनर डे पे, फुल मून एंड हाफ मून डे पे, या फिर व्हेन मून इज ऑन फर्स्ट फेज, या ओनली हाफ मून पे देखने को मिलेगी? तो इस चीज़ के बारे में आपको याद रखना है कि फुल मून जब होता है या जब न्यू मून होता है, ठीक है, तो उस समय हमें क्या चीज़ देखने को मिलेगी? उस समय हमें देखने को मिलेगा कि अर्थ, सन और मून जो होते हैं वो अलाइंड होते हैं एक स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री एंगल में। और वेयर एज यू विल फाइंड दैट हाफ मून पे मून इज अलाइंड एट 90 डिग्री टू द अर्थ एंड द सन अलाइनमेंट। अर्थ और सन की जो अलाइनमेंट होती है उसके 90 डिग्री पे यू विल फाइंड द अलाइनमेंट ऑफ मून। तो इन फर्स्ट केस हाई टाइड्स ऑकर ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ सन एंड मून। तो यहाँ पर आपको फुल मून में आपको क्या देखने को मिलेगा कि हाई टाइड्स जो है सन और मून का कंबाइंड इफेक्ट देखने को मिलेगा उसकी वजह से। और सेकंड केस में आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ पर मून जो है 90 डिग्री पे होगा तो यू विल फाइंड दैट टाइड्स ऑकर ड्यू टू डिस्टॉर्टेड इफेक्ट ऑफ डिवाइडेड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून। तो टाइड्स आएंगी, लेकिन आएंगी किस इफेक्ट की वजह से? डिस्टॉर्टेड इफेक्ट ऑफ डिवाइडेड ग्रेविटेशनल फोर्स जो देखने को मिलेगी सन और मून की। सो क्वेश्चन नंबर 17 का बी पार्ट इज द राइट आंसर। फुल मून और हाफ मून पर टाइड्स जो है वो राइज करेंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग सिलेस्टियल बॉडी कंटेन्स हीलियम 4 इन एबंडेंस? तो कौन सी सिलेस्टियल बॉडी जो है उसमें हीलियम 4 जो है वो मिलेगा आपको? तो ये अर्थ में मिलेगा, ये याद रखना है। मून, वीनस और सैटर्न पे नहीं मिलेगा। और यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि हीलियम 4 जो है ये चीज़ क्या है? तो ये आपको नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप देखने को मिलेगा। नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप देखने को मिलेगा हीलियम 4, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में अर्थ के ऊपर पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ए पार्ट इज द राइट आंसर। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19। द अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। तो कितने एंगल से अर्थ जो है अपने एक्सिस से टिल्ट हुई है? तो कहा जाता है कि इनिशियली जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था अर्थ का जो एक्सिस था दैट वाज अपराइट, इस तरह का एक्सिस था। लेकिन एक एस्टेरॉइड के टकराने के कारण अर्थ का जो एक्सिस है वो टिल्ट हो गया, टेढ़ा हो गया। तो ये देखिए टिल्टेड एक्सिस यहाँ पर, और ये हुआ है 23.5 डिग्री, ठीक है। तो 23.5 डिग्री से अर्थ का एक्सिस जो है वो टिल्ट हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ए पार्ट इज द राइट आंसर। तो 22.5, 20.5 एंड 21.5 इज द रॉन्ग ऑप्शन, और 23.5 जो है ए, दिस इज द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 19। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20। डे एंड नाइट आर फॉर्म्ड। तो किस तरह से दिन और रात बनते हैं? तो क्या ये ड्यू टू द शेप ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ? क्या दिन और रात क्या जो अर्थ का ऑर्बिट है जिसमें वो मूव करता है सन के अराउंड में उसके कारण है, या जो मोशन रेवोल्यूशन के टाइम पे हो रही है, मूवमेंट हो रही है उसके कारण है, या रोटेशन के कारण है, या नन ऑफ दीज? डे और नाइट्स जो है ये बनते हैं अर्थ के रोटेशन के कारण। अर्थ रोटेट करती है अपने ही एक्सिस के ऊपर ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, थोड़ा सा गलत बोल गए, ठीक है। तो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में अर्थ जो है अपने ही एक्सिस पर क्या करती है? रोटेट करती है, अपने ही एक्सिस पर रोटेट करती है, और वो टिल्ट हुई है 23.5 डिग्री एंगल से। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इस रोटेशन के कारण अपने एक्सिस पर डे एंड नाइट जो है उनका फॉर्मेशन होता है। सो क्वेश्चन नंबर 20 का सी पार्ट इज द राइट आंसर। सो आज की वीडियो में इतना ही।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।